ब्रेक के बाद महाकाल उज्जैन की कहानी जारी है। उज्जैन में आधुनिक हिंदी साहित्य की परंपरा रमाशंकर शुक्ल हृदय और सूर्यनारायण व्यास को केंद्र में रखते हुए विकसित हुई। 1930 और 40 के दशक में इन दो व्यक्तियों की प्रेरणा से सक्रिय साहित्यिक माहौल उज्जैन में उफनाया। इसके साथ ही दीनानाथ व्यास, नरेंद्र धीर, श्याम सुंदर द्विवेदी, प्रभाकर माचवे, गजानन माधव मुक्तिभोर, भगवत शरण जोहरी, महेश शरण जोहरी, नरेश मेहता, हरि नारायण व्यास, शेख मोइनुद्दीन, गजानन वर्मा आदि इस दौर के सक्रिय साहित्यिक रहे। पांडे बैचन शर्मा उग्र भी कुछ वर्ष उज्जैन में रहे थे। इसके भी पूर्व भगवती चरण वर्मा ने भी उज्जैन में विनोद मिल के सेठ लालचंद जी सेठी के सहायक के रूप में कुछ समय काम किया था। सूर्यनारायण व्यास तब विक्रम पत्र निकालते थे। बालकृष्ण शर्मा नवीन भी तरुणाई में उज्जैन आए थे। माखनलाल चतुर्वेदी जी खंडवा में रहे और उनका प्रभाव उज्जैन में लगातार अनुभव किया जाता रहा। पंडित सूर्यनारायण व्यास ने कालिदास और विक्रमादित्य पर इतना लिखा कि राष्ट्र को नई रोशनी मिली। सन 1948 में डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन के उज्जैन आगमन के बाद साहित्यिक सक्रियता का जो माहौल उज्जैन में बना वो आज तक प्रगति की राह पर है। श्याम परमार, चिंतामणि उपाध्याय, शरद जोशी, राजेंद्र माथुर जैसी प्रतिभाएं इस दौर के आरंभ में ही उभरी। सुमन जी ने प्रतिभा निकेतन और बाद में माधव कॉलेज तथा विक्रम विश्वविद्यालय के द्वारा लगातार साहित्यिक उन्मेष बनाए रखा। साहित्यकारों के उज्जैन आगमन का सिलसिला सुमन जी के रहते बना रहा, जिससे यहाँ के साहित्यकारों में प्रेरणा और उत्साह का संचार होता रहा। विश्वनाथ प्रताप मिश्र और भगवत शरण उपाध्याय जैसे साहित्यकारों को सुमन जी ने कुछ वर्षों तक उज्जैन ही बसाए रखा। विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नंद दुलारे वाजपेयी भी उज्जैन आए थे। प्रेमचंद सजन पीठ पर शमशेर बहादुर सिंह और नरेश मेहता रहे। कालिदास अकादमी के निर्देशक के रूप में कमलेश दत्त त्रिपाठी ने भी साहित्यिक आयोजनों में सरगर्मी पैदा की। वर्तमान परिदृश्य पर उज्जैन ने शिवमंगल सिंह सुमन, नरेश मेहता, भगवत शरण उपाध्याय, श्री कृष्ण सरल, राममूर्ति त्रिपाठी, प्रभात कुमार भट्टाचार्य, श्रीनिवास रथ, ब्रज बिहारी निगम, जगदीश चतुर्वेदी, रमेश बख्शी, पवन कुमार मिश्र, चंद्रकांत देवताले, हरीश निगम, श्याम सुंदर निगम, भगवती लाल राजपुरोहित, तेज कुमार बम निर्मोही, प्रमोद त्रिवेदी, शिव शर्मा, सुदीप बनर्जी आदि सक्रिय हैं। प्रगतिशील लेखक संघ, हिंदी साहित्य सम्मेलन, कवितानय, प्रेमचंद सृजन पीठ, अभिनव जैसी संस्थाएं साहित्यिक आयोजन की इस परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। यहाँ हिंदी साहित्य के इस परिदृश्य के साथ मालवी साहित्य की समृद्ध परंपराओं पर गौर करना समीचीन होगा। देश के मध्य भाग में थोड़ा पश्चिम की ओर हटकर 4 प्रमुख भाषाओं से घिरा हुआ यह मालवा प्रदेश एक उन्नत भूभाग है। इसे मालवा का समृद्ध और सुंदर पठार कहा जाता है। इस भूभाग में बोली जाने वाली बोली, प्रमुख बोली मालवी है। दक्षिण में नर्मदा नदी के और मध्य में निमाड़, भोपाल, नरसिंहगढ़, राजगढ़, दक्षिण झालावाड़, मंदसौर,
नीमच, जावरा, रतलाम, झाबुआ और साथ ही उज्जैन, देवास और इंदौर तथा इसके आसपास के जिलों में यह बोली बोली जाती है। इसके बोलने वालों की संख्या लगभग 50 लाख है। प्रकृति और स्वभाव के नाते मालवी सरल, धर्मभीरू, सौंदर्य प्रिय, स्वस्थ और भोले लोग होते हैं। मालवी भाषा मनोहर और सुस्पष्ट है। मालवी का लोक साहित्य पर्याप्त और समृद्ध है। गीत साहित्य की मालवी की अमूल्य निधि है। इनमें जन्म और विवाह के गीत, धार्मिक, ऐतिहासिक और बाल गीत शामिल हैं। मालवी साहित्य में आधुनिक गद्य का स्वरूप भी महत्वपूर्ण है। इसका आरंभ बदनावर निवासी श्री पन्नालाल नायाब द्वारा लिखित मास्टर साहब की अनोखी छटा नामक प्रहसन से होता है। मालवी मध्य में नए उन्मेष में नवीन प्रवृत्ति को लाने का श्रेय आनंद राव दुबे को है। उनके मधुर कंठ स्वर जो रवानी फूटी, उसने मालवी के आधुनिक इतिहास को सहन किया। आधुनिक मालवी कविता के दूसरे लोकप्रिय कवि हैं मदन मोहन व्यास। व्यास जी की कविताओं ने मालवा का जनजीवन बड़ी ही सादगी के साथ अभिव्यक्त किया है। श्रृंगार और उसकी बड़ी सुंदर सशक्त अभिव्यक्ति श्री बाल कवि बैरागी कविताओं में दृष्टिगोचर होती है। भावाभिव्यक्त, भाव संयोजक और गिली तत्व की दृष्टि से बैरागी की मालवी कविताएं बहुत ही उच्च कोटि की है। मत करो परवाह, कोई क्या कहेगा। इस तरह तो वक्त का दुश्मन सदा निर्भय रहेगा। इस तरह तो वक्त का दुश्मन सदा निर्भय रहेगा। और सीधा सवाल है मेरा, सब्र का ये बांध तुमने पूछकर किससे बनाया? सब्र का ये बांध तुमने पूछकर किससे बनाया? वो कौन है जिसने तुम्हें इतना सहन करना सिखाया? तोड़ दो ये बांध, बहने दो नदी को, दांव पर खुद को लगाकर धन्य कर दो इस सदी को। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत मत अच्छा। करो परवाह, कोई क्या कहेगा। इस तरह तो वक्त का दुश्मन सदा निर्भय रहेगा। सब्र का ये बांध तुमने पूछकर किससे बनाया? कौन है जिसने तुम्हें इतना सहन करना सिखाया? तोड़ दो ये बांध, बहने दो नदी को, दांव पर खुद को लगाकर धन्य कर दो इस सदी को। और कविता पढ़ने से पहले ये एक छंद और सुन लो मेरा। ये घड़ी बिल्कुल नहीं है शांति और संतोष की। गौर चाहूंगा मित्रों, ये 26 जनवरी गणतंत्र, और मैं अकेला आदमी इस मंच पर हूं आज, जो तीनों सदनों में रहा हूं, विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में। और मेरी विशेषता यह है कि आज़ादी के लिए मैंने नाखून भी नहीं कटाया और 2 बार मिनिस्टर बन गया। क्या बात है, क्या बात है। मित्रों, न तो उम्र थी मेरे पास और मेरे संघर्ष जवान थे। मैं जेल नहीं जा सका, लेकिन इसी का नाम लोकतंत्र है मित्रों, कि नाखून कटाया कि नहीं कटाया, कहा कि बन जा मंत्री, बन गया मंत्री। और हमें पता है मित्रों, 2 बार इस जीवन को मैंने जिया है। इस देश में मिनिस्टर को कभी भी मनुष्य नहीं माना जाता है। उसको या तो फरिश्ता मानते हैं या शैतान मानते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे कभी भी उसको मनुष्य नहीं मानते हैं मंत्री को। 2 बार जैसे 84 लाख योनियां होती है, ये भी एक योनि है। मैंने जिया है इसको। बड़ी रसीली होती, बड़ी नशीली होती। बाल कवि बैरागी ने अपने संस्मरण में लिखा है, मेरा यह विशेष सौभाग्य रहा कि मैंने अपने जीवन का पहला कवि सम्मेलन ही तराना में भाई श्री हरीश निगम के संयोजक तत्व में पंडित सूर्य नारायण व्यास की अध्यक्षता में पढ़ा, जो सारी रात वसंतोत्सव उस मंच पर विराज रहे। भगवान श्री कृष्ण के गुरु महर्षि संदापनी उज्जैनी निवासी थे। आश्रम की कीर्ति विदेशों तक फैली। संदापनी कुल और उनके आश्रम की सारस्वत परंपरा कितनी आदर्श थी। यदि वहां रहकर भगवान कृष्ण विविध विद्या सीख सकते थे, तो उस गुरुकुल आश्रम के द्वार अकिंचन ब्राह्मण पुत्र सुदामा के लिए भी समान रूप से खुले हुए थे। संदीपनी कुल परंपरा और गुरु परंपरा का निर्वाह
आधुनिक युग को करने वाले उज्जैनी के ब्राह्मण परिवारों में सर्वत्र अग्रणी रहा है पंडित श्रीकांत व्यास शास्त्री का परिवार। पंडित श्रीकांत व्यास संस्कृत के विद्वान थे। उनके 4 भाई थे, चारों किसी न किसी विद्या में पारित थे। यथा व्याकरण, वैदिक, ज्योति और वेद और संगीत, पवित्र और सरल जैनी जीवन और सांस्कृतिक आदर्शों का निर्वाह इस कुल का प्रथम पारिवारिक कर्तव्य था। उनका संपूर्ण परिवार विद्वता और ज्ञान के लिए, विद्यार्जन और विद्यादान के लिए प्रसिद्ध था। इस कुल परंपरा का निर्वाह कभी बंद नहीं पड़ा। पंडित श्रीकांत के पुत्र पंडित नारायण व्यास और उनके पश्चात उनके कुल दीपक पंडित सूर्यनारायण व्यास ने इस परंपरा को पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया और वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित और प्रसिद्ध हुए। उज्जैन के 3 रत्न पंडित सूर्यनारायण व्यास, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन और डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय के विशिष्ट व्यक्ति की अपनी शान थी। वो उज्जैन की इतिहास में अविस्मरणीय है, क्योंकि उज्जैनी के गौरव विक्रम विश्वविद्यालय, अखिल भारतीय कालिदास परिषद, विक्रम कीर्ति मंदिर, सिंधिया प्राच्य शोध प्रतिष्ठान के मूल प्रेरणा सूत्र रहे थे। उज्जैन सुमन जी की कर्म भूमि थी। 1961 से माधव कॉलेज के प्राध्यापक एवं बाद में विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति बने। विद्यार्थियों के बहुत ही चहेते प्राध्यापक रहे और उज्जैन के लाडले सुमन जी के जीवन में उज्जैन इतना बस गया कि उन्होंने उज्जैन में ही हमेशा रहने का मन बना लिया। मैं क्षिप्रा सा ही तरल सरल बहता हूँ, मैं कालिदास की शेष कथा कहता हूँ। मुझको न मौत भी भय दिखला सकती है, मैं महाकाल की नगरी में रहता हूँ। हिमगिर के उर का दाह दूर करना है, हिमगिर के उर का दाह दूर करना है, मुझको सरसरिता नद निर्जर भरना है। मैं बैठूं कब तक केवल कलम संभाले, मुझको इस युग का नमक अदा करना है। मैं कुमुदवती से राम राम करता हूँ, काली दह के दह को सलाम करता हूँ। जिसकी रज से उपकृत गीता का गायक, उस सांदीपन गुरु को प्रणाम करता हूँ। मेरे उर में भी रूप किसी का अटका, मेरे विराग में अनुरागी सुर लटका। भर्तृहर तुम्हारी परंपरा का मैं भी घर से बन, बन से घर बरसों तक भटका। तो आपने सुनी उज्जैन, विक्रमादित्य और महाकाल की नगरी की कई रोचक कहानियां। अगले हफ्ते आपसे हम फिर मिलेंगे कोई नई कहानी के साथ। इंडिया न्यूज और मध्य प्रदेश फाउंडेशन की ओर से आपका धन्यवाद। नमस्कार।